तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा मैं ठीक कर लूँ। हाँ, तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ना। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में 31 क्वेश्चन हमें सॉल्व करवाना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। How many electrons in an atom may have the following quantum number? इसमें कह रहा है कि ये जो क्वांटम नंबर दी हुई है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे सॉल्व करना आप इसको। आप n इज इक्वल टू 4 लिखो, और 4 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n² होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 × 4⁴ यानी कि कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। बट यहाँ m की वैल्यू जो दी है, स्पिन क्वांटम नंबर -½ वाले सिर्फ इलेक्ट्रॉन है उसमें। तो 32 इलेक्ट्रॉन में +½ वाले 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और -½ वाले कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन -½ वाले होंगे। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। पूछा है ना कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो जो अगर ये क्वांटम नंबर है तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि 16 +½ वाले होंगे और 16 -½ वाले होंगे। तो -½ वाले को हमको दिखाना है, तो 16 -½ वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होंगे, चाहे वो +½ वाले हो चाहे -½ वाले हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अपने फ्रेंड्स तक ये एक्सरसाइज शेयर कर दो, ठीक है। देखो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आपको पता है, n इज इक्वल टू 3, अगर l इज इक्वल टू 0 तो ये किस ऑर्बिटल को दिखाता है, 3l की जगह 0 है तो मतलब s को दिखाता है, ठीक है। अब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर। समझ में आया आपको। देखो ये l की वैल्यू 0 है तो s, l की वैल्यू 0 है तो s हम बताते हैं, ठीक है। ये नंबर s को बताता है। l की वैल्यू अगर 1 है तो ये नंबर p को बताता है। l की वैल्यू अगर 2 है तो ये नंबर हमारा d को बताता है। यहाँ एक्सरसाइज सब सॉल्व करने में आपको यही फायदा है कि रिवीजन भी आपका हो जाता है, ठीक है। l की जगह अगर 3 है तो ये नंबर आप f बताता है। तो यहाँ 0 है तो s बताएगा। ये 3 जो है वो नंबर होता है पहले, सब सेल के पहले जो लिखा होता है नंबर वही होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, show that the circumference of Bohr orbit for hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit। आपको पता है कि बोर ने जो बताया था, जिसको डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था, एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ से ये कह रहा है जो सरकमफ्रेंस होता है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से कैसे जुड़ा है, ये हमको दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम अगर आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2πr, ठीक है। ये 2π को इधर लेके चले जाओ, ठीक है, और ये mv को यहाँ नीचे लेके चले आओ, इज इक्वल टू हो जाएगा NH/mv। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2πr इज इक्वल टू NH/mv क्या है हमारा, लैम्डा जो होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h बाई मोमेंटम, या फिर इसको लिख सकते हैं हम h/m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लैम्डा। तो यही देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड हो गया। ये लैम्डा हमारा क्या है, जो सरकमफ्रेंस है ये, वो लैम्डा से किस तरह एसोसिएटेड है, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। ये जो लैम्डा है हमारा वो क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है।
ठीक है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब मास और वेलोसिटी दिया है और प्लैंक कांस्टेंट हमको दिया है, तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इन्होंने ही बताया था ना डुअल नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के पीछे पड़ गए, इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है। इनका जो लॉ है माइक्रोस्कोपिक के लिए सिग्निफिकेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, what transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition, n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium plus spectrum। कह रहा है कि जो ये ट्रांजिशन हो रहा है हीलियम में 4 से लेकर n तक, जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कहाँ पर आ रहा है, n पर आ रहा है। तो जो हमारा ट्रांजिशन है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसकी वेवलेंथ किससे मिलेगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ तो 4 से 2 पर हो रहा है, तो इसी के सेम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहाँ से कहाँ तक होगा। तो हम कुछ नहीं, हम इक्वेट कर देते हैं दोनों को। अगर हीलियम प्लस के लिए लिखें हम, सॉरी 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 सॉरी, देखो हीलियम प्लस के लिए लिखें अगर हम, तो कहाँ से जा रहा है, n इज इक्वल टू 4 से लेकर n इज इक्वल टू 2 तक। ठीक है, तो हमें पता है वेवलेंथ निकालने का फार्मूला हमें पता है, 1/λ इज इक्वल टू होता है r z स्क्वायर अपॉन 1 n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन वेवलेंथ जो आएगा ना वो किसके इक्वल होगा, हाइड्रोजन की वेवलेंथ के इक्वल होगा। हाइड्रोजन में किस ट्रांजिशन के इक्वल होगा, ठीक है, हाइड्रोजन में पूछ रहा है किस ट्रांजिशन के इक्वल होगा, तो हाइड्रोजन एटम के लिए भी लिख लो, उसके इक्वल कर दो। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, n1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए ये, और इधर जो है हीलियम के लिए लिखे हैं। यहाँ n1 और n2 पता है, यहाँ n1 और n2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/λ इज इक्वल टू r, हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, 2 टू 4 हो जाएगा z की जगह। ठीक है, और n1 क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू r होगा यहाँ पर ब्रैकेट में होगा हमारा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये z तो क्या हो गया, z की जगह 1 रखेंगे हम, तो ये खत्म हो गया 1। ठीक है, z की जगह 1 रख दिए हाइड्रोजन के लिए। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 1/λ इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से जो हम कह रहे हैं, ये देखो ये दोनों, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ना वो इसके इक्वल करना है, तो हम इक्वल लेके चल रहे हैं, तो r से r ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका 1/λ जो आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3/16, ठीक है ना, 4 इंटू 3/16 होगा ये एलसीएम लेने पर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो हम कैलकुलेट करेंगे 1/λ इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना आएगा 3/4 आएगा। 3/4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो 1/n1 की जगह ऐसा रखें हम कि 3/4 के इक्वल आ जाए, यहाँ वेवलेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको ना, 3/4 ये है, या इसकी वैल्यू 3/4 होनी चाहिए। तो 3/4 कब आएगी, जब हम n1 की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, और n2 की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में जो 2 से 1 पर आएगा ना उतनी ही वेवलेंथ होगी हीलियम के लिए 4 से 2 पर। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो यहाँ पर 3/4 आया है ना वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो ट्रांजिशन होगा उसके सेम होना चाहिए वेवलेंथ। तो यहाँ वेवलेंथ आप कैलकुलेट मत करो कि वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 ये कब आएगा, ये यहाँ पर हम n1 की जगह 1 रख देंगे और n2 की जगह 2 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा वो 3/4 ऑलरेडी वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे जो आंसर पूछा है यहाँ पर, देखो इसको थोड़ा सा और ऊपर हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3/4 कब आएगा, देखो n1 की जगह हम क्या रखेंगे 1 स्क्वायर रखेंगे माइनस
N2 की जगह क्या रखेंगे, 2 स्क्वायर रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा, नीचे 4 आएगा, ऊपर 4 माइनस 1 आएगा, तो ये कितना हो गया, 3/4 हो गया ना। अब ये सेम आ रहा है, कब आ रहा है, जब N1 की जगह 1 है और N2 की जगह 2 है। तो ट्रांजिशन जो होगा हाइड्रोजन में, जो हाइड्रोजन में ट्रांजिशन होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 तक होगा, ठीक है। तभी ये हमारा 3/4 आएगा वैल्यू, और हीलियम में n इज इक्वल टू 4 से 2 तक 3/4 आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है। द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, ठीक है। देखो, फॉर हीलियम एटम, ठीक है ना, ये जो पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो डेल्टा ई होता है वही आयनाइजेशन एनर्जी होता है, वही सेपरेशन एनर्जी होता है, वही एक्साइटेशन एनर्जी होता है, ठीक है। बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जा रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट से रिमूव होता है आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट से रिमूव होता है तो सेपरेशन एनर्जी, और ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेशन एनर्जी। तो फॉर हीलियम, हीलियम के लिए हम अगर देखें आयनाइजेशन एनर्जी जो निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या आता है हमारा, E2 माइनस E1 आता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए अगर देखें हम, सॉरी, हाइड्रोजन के लिए देखें तो फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, E2 माइनस E1 आएगा, ठीक है। अब E2 माइनस E1 जो है, E2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। E2 क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मान लो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे अगर यहाँ से, तो ये E2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट है ना, दोनों E2 क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, कैंसिल। रुको अच्छे से समझाते हैं इसको, आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि इनफाइनाइट में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा होल्ड करो, मैं इसको बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, ठीक है, क्या होगी हमारी, E2 माइनस E1 होगी, ठीक है। अब E2 माइनस E1 जो है, E2 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है हीलियम प्लस में, तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगा, पहली सेल होगी, तो E1 हमारा E1 ही है, ठीक है, पहली सेल है। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे हम, ये भी लिखेंगे हम E2 माइनस E1, क्योंकि चेंज इन एनर्जी होता है वो। तो ये ई इनफाइनाइट आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाए तो जो हायर एनर्जी होगी वो इनफाइनाइट, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया, तो वहां की एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जो है उसकी एनर्जी, ठीक है, E1। तो अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। तो इनफाइनाइट पे क्या होती है, जीरो होती है, इनफाइनाइट पे क्या होती है, जीरो होती है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, इस तरह कोई भी कितनी भी एनर्जी दी रहेगी ना तो आप निकाल लोगे, इसीलिए ऐसे मैं बता रहा हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E1 अपॉन माइनस E1। इस ये E1 जो है हाइड्रोजन के लिए नीचे है, यहाँ ऊपर E1 है वो हीलियम के लिए है, ठीक है। अब इसको और अगर अच्छे से हम करें, E1 और E1 की जगह हम मतलब एनर्जी जो हमको याद होता है, जो भी वैल्यू याद होगी वो अगर रखेंगे तो सब टर्म कट जाएगा, तो हम कट करके दिखा देते हैं ना। माइनस है ना, तो माइनस में एनर्जी रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस मान लो 2.18 इंटू, हीलियम के लिए रखना है, ठीक है। तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है ना, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर होगा, ठीक है, इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल। नीचे भी वही वैल्यू होगी, बस क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, माइनस माइनस 2.18 इंटू जेड की जगह क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है ना फार्मूला, तो यहाँ पर 2 हम लिखे हैं क्योंकि जेड क्या है, यहाँ पर हीलियम के लिए 2 है, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर जेड क्या है, 1 है, ग्राउंड नीचे एन की जगह दोनों सेम ही रहेगा,
इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, अब देखो ये सब कट गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये नीचे 1 है ये खत्म हो गया, ये सर सभी टर्म ये यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, बचा है 4। अब हमको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन दी हुई है क्वेश्चन में। देखो यहाँ से 2 पॉइंट, आप डायरेक्ट रख लोगे ना, ये सब कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट रख लोगे। मैं यहाँ पे कट करके दिखाया हूँ। ऊपर क्या बचेगा, बस जेड स्क्वायर ही बचेगा। तो हम जेड स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तब भी आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर मतलब 2 टू द 4। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की अगर निकालेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 7 4 टू द 8, 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल ये हमारी हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकल गई। ठीक है, अब इतनी एनर्जी लेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इंफाइनाइट में चला जाएगा हीलियम के लिए। ठीक है ना, हीलियम के लिए। तो इस तरह आप, ये आपको करना नहीं पड़ेगा जो मैं ये कट किया हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हो, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट अपॉन नीचे कर लोगे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर। अभी नीचे एन जो रहेगा, जेड एन एन यहाँ नीचे के जो एटम रहेगा उसके लिए रहेगा, ऊपर जो एटम रहेगा ऊपर वाला ऊपर के लिए रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी एनर्जी निकाल सकते हो आप। अब देखो आपका 35 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार्बन एटम 0.15 नैनोमीटर। ठीक है, कार्बन एटम का डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.15 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये तो हमारा डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 0.15 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 0.15 इंटू 10⁻⁹ मीटर में हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन a straight line across length of a scale length 20 सेंटीमीटर का। मतलब ये देखो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस है, लेंथ है ये। अब इसी में इतने डायमीटर का एटम हमको रखना है। तो पूछ रहा है कितना एटम आएगा। ठीक है ना, इतने डायमीटर का हमको एटम रखना है, पूछ रहा है कितना एटम आएगा। ठीक है, तो हम जितनी डिस्टेंस है उसमें क्या करेंगे, डायमीटर से क्या करो, डिवाइड कर दो, हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो 20 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, जब नीचे हम मीटर रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर है, तो ये मीटर में क्या हो जाएगा हमारा, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, डेसिमल यहाँ पर 1 प्लस पे इधर शिफ्ट कर दिए, पावर इंक्रीज हो गई, 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ से देखो यहीं सॉल्व कर देते हैं, कितना है हमारा डिस्टेंस, सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, ये मीटर में हो गया हमारा। और नीचे भी हमारा 0.15 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है ना, ये मीटर में हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻9। ठीक है ना, ये देखो यहाँ डेसिमल चला जाएगा तो 10⁻−10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +10, माइनस हो जाएगा तो 10⁻+9 हो जाएगा यहाँ पर। और इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.33 इंटू 10⁻9। इतने आइटम हमारे 20 सेंटीमीटर में आएंगे। ठीक है, ये समझ रहे हो ना, कि स्टेप बढ़ा दिए हम आगे, 2 इंटू 10⁻−1 है, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻−10। यही ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा। और 2/1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3। चलो आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेशन आपको खुद प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे, ठीक है। 2 × 10⁸ एटम ऑफ कार्बन अरेंज साइड बाय साइड, इतने एटम कार्बन के अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट, यहाँ कह रहा है ना कि जो हम अरेंज कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी आ रही है, ये लेंथ कितनी आ रही है हमारी 2.4 सेंटीमीटर, और जो अरेंज कर रहे हैं उसमें कितने एटम आ रहे हैं 2 × 10⁸। तो रेडियस पूछ रहा है, इसमें डायमीटर निकाल के हम रेडियस निकाल देंगे, ठीक है। डायमीटर कैसे निकालेंगे हम, 1 कार्बन एटम के लिए, ठीक है ना। 1 कार्बन एटम का जो हमारा डायमीटर आएगा वो कितना आएगा, हमारा टोटल लेंथ कितनी है 2.4, ठीक है। 2.4 हमारा सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में निकाल दो। नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसने में 2 × 10⁸, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1.2 × 10⁻8 सेंटीमीटर, इतना डायमीटर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम 1.2 × 10⁻8 अपॉन 2, तो ये हमारा रेडियस निकल जाएगी 0.6 × 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी रेडियस निकल गई है। समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब 2.4 सेंटीमीटर में इतने अरेंजमेंट है, इतना एटम, तो एक एटम का रेडियस निकाल दो डिवाइड करके। नेक्स्ट देखो 37 क्वेश्चन नंबर, द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। तो सिंपल सी बात है, रेडियस जो जिंक एटम की निकालोगे अगर, तो 2.6 एंगस्ट्रॉम है, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, ये रेडियस निकल गई 1.3 एंगस्ट्रॉम। अब पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करना है, इसमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है, देखो यूनिट कन्वर्जन में सिखा रहा हूँ आपको, 10⁻12 मीटर, बहुत ईजी। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10⁻12 पिकोमीटर, ठीक है। तो पहले एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दो, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा 1.3 × 10⁻10, ये मीटर में हो गया। अब मीटर से पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.3 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻12, ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा पिकोमीटर में। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 1.3 इंटू 10⁻2 पिकोमीटर, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा 130 पिकोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 38 क्वेश्चन नंबर हमारा 38, a certain particle 2.5 into 10⁻16 coulomb of static electric charge, calculate the number of electron present in। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज डिवाइड कर दो, कुछ नहीं सोचना है यहाँ पर। 2.5 into 10⁻16 कूलम्ब है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकल जाएंगे -19 कूलम्ब। तो यहाँ से हमारा आ जाता है अप्रॉक्स 1560 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, इतने चार्ज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, in Millikan's experiment, static electric charge on the oil drop has been obtained by shining X-ray. If the static electric charge on the oil drop is, तो इसमें भी वही पूछा है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर भी, -1.282, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, 18 कूलम्ब। और ये थोड़ा सा ऐसे ही जनरल क्वेश्चन भी है, आपको और भी एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। तो ये हमारा हो जाएगा 8 हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 वाला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ द रिपोर्ट एक्सपेरिमेंट जनरली द थीन कॉइल ऑफ हैवी एटम्स, द गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है, लिया गया था, हैव बीन यूज्ड टू बी बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल। इफ द थीन कॉइल ऑफ लाइट एटम लाइक एल्यूमिनियम एटसेट्रा इज यूज्ड, व्हाट डिफरेंस वुड वी ऑब्जर्व फ्रॉम द, देखो हैवी मेटल हम ले लिए थे तो हमको डिफ्लेक्शन मिला था क्योंकि मास वहां पे बहुत ज्यादा था, ठीक है। मान लो हैवी हम यहाँ से गोल्ड ले लिए थे, अगर मान लो ये गोल्ड है, इसमें गोल्ड का पॉजिटिव चार्ज होगा पूरा,
तो यहाँ से जब जा रहा था तो गोल्ड बहुत हैवी है, तो हमको स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है, कुछ लार्ज एंगल पे भी डिफ्लेक्शन मिला, और कुछ हमारा बाउंसिंग बैक वापस भी आ गया, डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री एंगल पे। लेकिन अगर यही हम थीन ले लें एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम थीन है, तो हमें क्या होगा, इसका न्यूक्लियस बहुत लाइट होगा, एल्यूमिनियम थीन है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत क्या होगा, बहुत लाइट होगा, न्यूक्लियस इसका बहुत हल्का होगा, ठीक है, और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में, तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन जितने भी होंगे मतलब नेग्लेक्ट कर दी जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमको दिख रहा था कि वन जो था 20,000 में 20,000 में वन डिफ्लेक्ट हो रहा था हमारा 180 डिग्री एंगल पे, मतलब 99% जो थे पास हो जा रहे थे, 99.9% पास हो जा रहे थे, बहुत कम जो डिफ्लेक्ट मिल रहा था, क्योंकि ये हैवी था इसलिए यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा था, और ये हैवी नहीं रहेगा तो यहाँ डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा, वो निगलेक्ट कर दिया जाएगा जितना डिफ्लेक्शन मिलेगा। यही वजह है कि दोनों मतलब डिफरेंस है और हमें गोल्ड लेना पड़ा था। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 41 से।